Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you are doing well. So in this video, we are continuing chapter number 24, Assessment of Tax. And in this video, our topic is Permanent Account Number यानी PAN number. PAN number एक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल नंबर है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा किसी भी एसएससी को अलॉट किया जाता है। क्या कहा गया है कि पैन नंबर एवरी टैक्स पेयर बोर्न ऑन इट्स रिकॉर्ड कि हर एक टैक्स पेयर को अपने आईटीआर के अंदर पैन नंबर मेंशन करना कंपलसरी होता है। ये पैन नंबर उनके लिए क्या करता है, एक आइडेंटिटी का काम करता है जो कि वो रिटर्न फिल करते हैं या फिर वो कोई चालान की पेमेंट करते हैं। हर एक पर्सन के लिए क्या होगा, जो आईटीआर को फिल करने के लायबल होगा उसके पास एक पैन नंबर होना कंपलसरी है। कहा गया कि केसेस अंडर विच पैन इज कंपलसरी, कि वो कौन कौन से केसेस हैं जिनके अंदर पैन नंबर एक एसएससी के पास होना ज़रूरी होगा। देखिए, जिसकी लिमिट इनकम की एग्जम्पशन लिमिट से अबो हो जाती है, यानी कि 2.5 लाख रुपए से अगर वो नॉर्मल एसएससी है तो उसकी इनकम अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर अगर वो सीनियर सिटीज़न है तो 3 लाख, और अगर सुपर सीनियर सिटीज़न है तो 5 लाख से ज़्यादा अगर उसकी इनकम होगी तो उसके पास अपनी आईटीआर के अंदर पैन को मेंशन करना कंपलसरी होगा। सेकंड में कहा गया कि अगर किसी पर्सन के पास पैन नंबर नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, वो क्या है, टैक्स को पे करने के लिए लायबल है लेकिन वो खुद से टैक्स पे नहीं करता, वो कॉन्टैक्ट करने के लिए क्या है, लीगल नहीं है, या फिर वो मेंटली डिसेबल्ड है या किसी और कंडीशन से वो क्या है, आईटीआर को खुद फिल करने की कंडीशन में नहीं है, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास पैन नंबर होना कंपलसरी है। यानी कि जो पर्सन किसी दूसरे एसएससी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनता है उसके पास भी पैन नंबर होना कंपलसरी होगा। देन अगर किसी पर्सन की बिजनेस या प्रोफेशन से टोटल सेल, टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट 5 लाख से ज़्यादा हो जाती है किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उस पर्सन के लिए पैन नंबर होना कंपलसरी होता है। किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट के पास पैन नंबर होना चाहिए। देन अगर आप क्या हो, एक रेजिडेंट हो और आपकी जो एग्रीगेट इनकम है, यानी कि जो आपकी टोटल इनकम है और प्लस एग्रीकल्चर इनकम है, दोनों को इनकम को ऐड करने के बाद क्या बनती है आपकी एग्रीगेट इनकम, किसी भी ईयर के अंदर 2.5 लाख या फिर उससे ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आपका पैन नंबर होना आपकी आईटीआर के अंदर कंपलसरी हो जाता है। किसी भी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर या किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर, ट्रस्टी, ऑथर, अगर किसी पर्सन ने कोई बुक लिखी है और उसके पब्लिकेशन से उसको कोई इनकम हुई है तो उस इनकम की आईटीआर जो वो फिल करता है, तो उस कंडीशन में किसी भी ऑथर के पास फाउंडर, एचयूएफ के किसी भी कर्ता या किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई चीफ ऑफिसर है जिसकी ये लाइबिलिटी है कि वो उस इंस्टीट्यूट की तरफ से आईटीआर को फिल करे और आईटीआर को वेरीफाई करे, हर एक पर्सन को उस आईटीआर के अंदर अपना पैन नंबर मेंशन करना कंपलसरी होगा। देन अगर कोई इंपोर्टर या फिर एक्सपोर्टर है, उसके अलावा अगर कोई एसएससी सेंट्रल एक्साइज रूल के अंदर कवर होता है। देन नेक्स्ट कि अगर कोई एसएससी या फिर पर्सन सर्विस टैक्स के अंदर टैक्स पे करने के लिए लायबल है तो उसको अपने आईटीआर के अंदर पैन नंबर मेंशन करना कंपलसरी होगा। उसके अलावा अगर कोई एसएससी सेंट्रल एक्साइज टैक्स या फिर वैल्यू एडिड टैक्स या फिर जीएसटी के अंदर टैक्स पे करने के लिए लायबल है तो वो अपनी आईटीआर के अंदर पैन नंबर को अलॉट करना कंपलसरी होता है। अगर किसी पर्सन ने कोई सम रिसीव करनी है, कोई इनकम या फिर कोई अमाउंट, कि कोई उसके पास इनकम है या फिर कोई अमाउंट है जिसके ऊपर उसको
सोर्स के ऊपर टीडीएस कट करना है तो उस पर्सन के लिए भी पैन नंबर आईटीआर के अंदर मेंशन करना कंपलसरी होगा। सो नेक्स्ट आपका कहा गया है कि एप्लीकेशन फॉर पैन, कि अगर किसी पर्सन के पास पैन नंबर नहीं है तो वो कहाँ एप्लीकेशन करेगा। अगर किसी पर्सन के पास पैन नंबर नहीं है तो वो फॉर्म नंबर 49A के अंदर एप्लीकेशन डालेगा और असेसिंग ऑफिसर उसको क्या करेगा, पैन नंबर अलॉट कर देगा। द नेक्स्ट कोटिंग पैन, कि हर एक पर्सन या फिर हर एक एसएससी जिसके पास पैन नंबर एक बार अलॉट हो जाता है उसके लिए कंपलसरी हो जाता है कि वो अपने हर एक रिटर्न कोरस्पोंडेंस यानी कि हर किसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर उस पैन नंबर को लिखे। अगर किसी पर्सन ने जो कि आईटीआर फिल करता है और उसके पास पैन नंबर है और उसने उस पैन नंबर को अपनी आईटीआर के अंदर नहीं डाला, सो उस कंडीशन के अंदर उस पर्सन की जो आईटीआर है वो क्या मानी जाती है, इनएप्रोप्रिएट मानी जाती है। सो हर एक पर्सन जो कि आईटीआर को फिल करने के लिए कंपलसरी है उसको अपने आईटीआर के अंदर पैन मेंशन करना कंपलसरी होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर मेंशन करना कंपलसरी होगा। नेक्स्ट आपका क्या कहा गया है कि अगर कोई माइनर है यानी कि 18 ईयर से बिलो कोई पर्सन है, उसने अगर पैन नंबर क्या करना है, डालना है, तो उस कंडीशन के अंदर वो अपने फादर या फिर मदर जिसकी भी इनकम ज़्यादा होती है उनके पैन नंबर को अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन करेगा। सेकंड कंडीशन के अंदर क्या कहा गया है कि अगर किसी पर्सन के पास पैन नंबर नहीं है, डोंट हैव एनी पैन नंबर, सो उस कंडीशन के अंदर उसे क्या करना होगा, फॉर्म नंबर 16 के अंदर इस बात की सूचना देनी होगी। देन गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं, गवर्नमेंट ने कुछ क्लासेस बनाई है पर्सन की जिनको अपनी आईटीआर के अंदर पैन मेंशन करना कंपलसरी नहीं होता। सो वो कौन कौन से पर्सन आपके, कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या है, उनको कोई भी आपके पैन नंबर को अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन करना कंपलसरी नहीं होता। या फिर आपका कोई काउंसलर ऑफिस है, काउंसलर ऑफिस आपका अगर कोई है फॉरेन के अंदर, तो उनको भी अपना पैन नंबर अलॉट करने की मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। देन सेकंड के अंदर आपका क्या कहा गया कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन से इनकम रिसीव करता है और उस इनकम के ऊपर टीडीएस काटा गया है, तो जिस पर्सन को इनकम रिसीव हुई है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे अपना पैन नंबर उस पर्सन को बता देना चाहिए, उस पर्सन को मेंशन कर देना चाहिए। थर्ड के अंदर आपका कहा गया कि अगर किसी पर्सन ने, फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन और बी पर्सन, ए क्या है आपका एम्प्लॉयर है और बी क्या है एम्प्लॉई है, तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई की जो इनकम है जिसके ऊपर टीडीएस पे करना था उसके ऊपर टीडीएस पे करके उसको वो इनकम दे दी। तो इस इनकम को देने के बाद बी की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ए को अपना पैन नंबर क्या कर दे, मेंशन कर दे। किस लिए कि उसे क्या, अगर उस पर्सन को कोई प्रिक्विजिट्स या फिर प्रॉफिट इन लियू ऑफ सैलरी, की सैलरी की बजाय उसे अगर कोई प्रॉफिट मिले हैं, प्रिक्विजिट्स मिले हैं, तो उन प्रिक्विजिट्स की डिडक्शन किसको मिलेगी, आपके एम्प्लॉयर को। और ऐसी डिडक्शन लेने के लिए उसे सामने वाले पर्सन का पैन नंबर लेना पड़ेगा। देन ऑल सर्टिफिकेट फर्निश्ड इन अकॉर्डेंस, कि उसके अलावा अगर कोई सर्टिफिकेट्स हैं तो उनके लिए भी उसको पैन नंबर मेंशन करना कंपलसरी होगा। देन नेक्स्ट आपका क्या कहा गया है कि सभी आपके स्टेटमेंट जो कि टीडीएस से रिगार्डिंग है, टीडीएस से रिगार्डिंग आपके सभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका और जो आपके एम्प्लॉयर है दोनों का पैन नंबर मेंशन होना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट कि अगर आपका कोई बायर, कोई लाइसेंसी या फिर कोई लीजी, इन्होंने अपनी
कोई सर्विस अटेन की है, सो उस पर्सन को भी अपना पैन नंबर टैक्स अथॉरिटी को मेंशन करना कंपलसरी होता है, क्योंकि उन्होंने जब सर्विस परचेज की है तो उन्होंने क्या दी होगी, सामने वाले पर्सन को पेमेंट की होगी, और उस पर्सन को पेमेंट उन्होंने टीडीएस काट कर की होगी। तो टैक्स कलेक्ट ऑफ सोर्स, जिस पर्सन फॉर ए और बी, ये क्या आपका सेलर और ये क्या आपका बायर, बायर ने क्या दी होगी, इनको कोई पेमेंट दी होगी, तो बायर ने वो पेमेंट टीडीएस काट कर पहले ही दे दी, तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर ये टीडीएस हो गया और इनके लिए ये टैक्स कलेक्ट एट सोर्स हो गया। तो टैक्स कहाँ गया है कि टैक्स कलेक्ट एट सोर्स की कंडीशन में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उनके फर्निश करने के लिए, उनको आईटीआर में मेंशन करने के लिए आपका पैन नंबर क्या होना चाहिए, कंपलसरी होता है। देन नेक्स्ट कि एवरी पर्सन, हर एक वो पर्सन जिसने टैक्स कलेक्ट किया है सोर्स के ऊपर, उसे अपना पैन नंबर कोट करना कंपलसरी होता है। अब जिस पर्सन ने पेमेंट की है उसके लिए क्या हो गया, वो टीडीएस हो गया, तो उस टीडीएस की जब उसको सीबीडीटी को इंफॉर्मेशन देगी कि उसने पर्टिकुलर चीज़ को क्या किया, परचेज किया, और उसके लिए उसको क्या हुआ, टीडीएस काट कर उसने उसको पेमेंट की गई। सो टीडीएस की जब उसको प्रूफ दिखाना है तो उस प्रूफ के लिए, उसको दिखाने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए। टीडीएस काटने के बाद नेक्स्ट सिचुएशन क्या है आपकी कि अगर आपका जो असेसिंग ऑफिसर है आपसे टैक्स रिसीव कर रहा है, तो उस कंडीशन में असेसिंग ऑफिसर आपसे क्या लेगा, पैन नंबर लेगा। सो उस कंडीशन में भी हर एक पर्सन को आईटीआर फिल करते समय पैन नंबर मेंशन करना कंपलसरी होता है। देन थर्ड कि आपके जो टीडीएस कट करने से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की क्या वेरिफिकेशन के लिए, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको अपने पैन नंबर को उनके अंदर मेंशन करना कंपलसरी होता है। देन नेक्स्ट आपका पेनल्टीज, कि अगर कोई पर्सन बिना किसी वैलिड रीजन के एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स में पैन नंबर नहीं मेंशन करता तो उसको क्या होगा, 10,000 ईच पेनल्टी के लिए, ईच डॉक्यूमेंट्स के लिए पेनल्टी देनी होगी। तो नेक्स्ट आपका कोटिंग ऑफ आधार नंबर, कि पैन नंबर के साथ साथ आपके एक एसएससी को अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर आधार नंबर मेंशन करना भी कंपलसरी होता है। एवरी पर्सन, हर एक वो पर्सन, एवरी पर्सन क्या है, एलिजिबल है किसके लिए, आधार नंबर को अलॉट करने के लिए। सो हर एक पर्सन जो कि पैन नंबर चाहता है उसके पास पहले क्या होना चाहिए, उसका आधार नंबर होना चाहिए। और हर एक पर्सन जो आईटीआर फिल करना चाहता है पैन कार्ड के साथ साथ उसको अपने आधार नंबर को भी मेंशन करना होगा। कहा गया कि अगर किसी पर्सन के पास आधार नंबर नहीं है तो वो क्या करेंगे, तो वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर एप्लीकेशन देंगे और उनको एनरोल कर दिया जाएगा एक आधार नंबर, जो कि आपके पैन नंबर को अटेन करने के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। और आप जब आईटीआर फिल करते हो तो उसके अंदर मेंशन करना आपके लिए कंपलसरी होता है। नेक्स्ट आपका कहा गया कि हर एक पर्सन जिसके पास आधार नंबर है और पैन नंबर है, उस पर्सन को अपने आधार नंबर और पैन नंबर की इंटीमेशन यानी कि सूचना किसको देनी होगी, अपने टैक्स असेसिंग ऑफिसर को प्रिस्क्राइब्ड टाइम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के गजट की रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए देनी होगी। इन केस अगर कोई पर्सन अपना आधार नंबर और पैन नंबर नहीं मेंशन करता तो उसने जो भी अपने आईटीआर फिल की है उसको क्या माना जाएगा, इनऑपरेटिव, यानी कि उनको वॉइड माना जाएगा कि उन्होंने अपने आधार नंबर क्या किया है, उसने अपने आईटीआर क्या की है, फुली मेंशन नहीं की है। देन थर्ड आपका क्या कह रखा है कि आईटीआर के अंदर आपके आधार नंबर और पैन नंबर को मेंशन करने के जो प्रोविजंस हैं वो कुछ पर्सन या फिर क्लासेस ऑफ पर्सन के लिए क्या हो सकते हैं, एग्जेम्प्ट हो सकते हैं, या फिर कुछ स्टेट या फिर पार्ट ऑफ स्टेट के लिए एग्जेम्प्ट हो सकते हैं।
तो वो पर्सन और क्लासेस ऑफ पर्सन एंड स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट कौन से होंगे, उनको आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बिहाफ पर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो क्लासेस ऑफ पर्सन या फिर स्टेट सूटेबल लगते हैं उनके लिए वो इस तरीके के प्रोविजंस बना सकती हैं। देन नेक्स्ट आपका, उसके अलावा आपके कुछ ऐसे पर्सन्स है, कुछ ऐसे एसएससी है जिनके लिए अपने आधार नंबर और पैन नंबर को कोट करना यानी कि मेंशन करना कंपलसरी नहीं होता। वो कौन कौन से आपके पर्सन हैं? जो पर्सन आपके इन स्टेट के अंदर रहते हैं, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर और मेघालय के इंडिविजुअल्स के लिए, या फिर कोई पर्सन जो कि नॉन रेजिडेंट है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या है, नॉन रेजिडेंट है, या फिर जिसकी जो सुपर सीनियर सिटीजन है प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम, यानी कि ज़रूरी नहीं कि वो होल ऑफ द ईयर क्या हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो। अगर मिड में उसकी एज 80 से अबव हो जाती है और सुपर सीनियर सिटीजन बनता है तो उस कंडीशन में भी उसको अपनी आईटीआर के अंदर पैन मेंशन करना या फिर आधार नंबर मेंशन करना कंपलसरी नहीं होगा। देन नेक्स्ट, कोई भी आपका इंडिविजुअल जो कि इंडिया का सिटीजन नहीं है उसे भी अपना पैन नंबर और आधार नंबर मेंशन करना कंपलसरी नहीं होता। देन आपका नेक्स्ट क्या कहा गया कि अगर कोई पर्सन टाइम पर अपनी आईटीआर को फिल नहीं करता तो उसे क्या देना होगा, उसे एक फिक्स अमाउंट के अंदर इंटरेस्ट पे करना होगा टैक्स के साथ साथ। सो वो कितना टैक्स एक पर्सन या फिर एसएससी के ऊपर लगाया जाएगा, जिस डेट को आपका स्पेसिफाइड टाइम था उस डेट से लेकर आपका जिस टाइम को वो टैक्स पे किया गया उनके बीच में जो भी टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के अंदर ही आपको आपके ऊपर टैक्स लगेगा। फॉर एग्जांपल 1 जैन को आपको पे करना था टैक्स, लेकिन आपने कब किया, आपने किया 31 मार्च को, तो 3 महीने का इंटरेस्ट आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा। देन नेक्स्ट क्या बोला गया आपको कि अगर कोई पर्सन टाइम पर अपनी आईटीआर फिल नहीं करता तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जाएगा। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होता है, देखिए जब कोई पर्सन टाइम पर आईटीआर फिल नहीं करता तो आपका असेसिंग ऑफिसर उसके प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए अपने हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनाता है, तो उसे हम कहते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। सो इस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के अकॉर्डिंग आपके ऊपर जो टैक्स बनता है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। देन नेक्स्ट, आपके इंटरेस्ट की रेट क्या होगी, सिंपल इंटरेस्ट, आपका कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट लगेगा फॉर एवरी मंथ, 1% फॉर एवरी मंथ सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। देन नेक्स्ट आपका प्रोसीजर फॉर नॉट टू बी फॉलोड कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट, कि आपका प्रोसीजर क्या होगा कि जब आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो हर एक मंथ यानी कि 1 जैन और 50th मार्च, तो आपका ये मार्च का हाफ मंथ भी कंप्लीट कर लिया जाएगा कि अगर आपकी पेनल्टीज यानी कि इंटरेस्ट मंथली बेस पर चार्ज किया जा रहा है तो आपके हाफ मंथ को भी फुल मंथ कंसीडर कर लिया जाता है, और अगर आपका इंटरेस्ट ईयरली बेस पर चार्ज किया जाता है तो जो पार्ट होगा मंथ को उसको छोड़ दिया जाएगा, जो आपका कंप्लीट मंथ है उसी को कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 ईयर 2 मंथ एंड 15th डे, ईयर मंथ एंड 50th डे, तो आपके डे के जो पार्ट है उसको छोड़ दिया जाएगा और आपका 1 ईयर एंड 2 मंथ के जो टाइम पीरियड है उसको कंसीडर किया जाएगा। देन नेक्स्ट कि आपका जो इंटरेस्ट है उसको मल्टीपल किया जाएगा नियरेस्ट ऑफ 100 रुपीज़, यानी कि 98 है तो उसको 100 बना दिया जाएगा, 76 है तो उसको 100 बना दिया जाएगा, और अगर 48 है तो उसको 0 कंसीडर कर लिया जाएगा। तो आपके नियरेस्ट 100 के मल्टीपल में उसको राउंड ऑफ कर लिया जाएगा। सो ये है आज का आपका टॉपिक। होप दिस क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस टॉपिक यू कैन आस्क डाउन बिलो इन द comment section, and thank you for watching the video.